दोस्तों, आज 10 दिन से यूक्रेन और रशिया में जंग चल रही है। हजारों लोग हलाक और लाखों लोग बेघर हो चुके हैं। पूरी दुनिया में वावेला मचा हुआ है। हालांकि यूक्रेन कोई फर्स्ट कंट्री नहीं है जिसको रशिया ने या किसी दूसरे कंट्री ने इन्वेड किया है। इस जंग ने दुनिया की, खासतौर से वेस्ट की जो डबल स्टैंडर्ड है, जो उसकी हिपोक्रेसी है, उसको एक्सपोज किया है। आज हम वेस्ट की हिपोक्रेसी और रूस और यूक्रेन की जो जंग है उसमें मुसलमानों का क्या रोल होना चाहिए, हमारा क्या रिस्पॉन्स होना चाहिए, उसको डिस्कस करेंगे। जनवरी में मैंने एक वीडियो बनाई थी 5 वॉर्स टू वॉच आउट फॉर 2022, जिसमें मैंने ब्रीफली बताया था कि रशिया और यूक्रेन की जो जंग है उसकी वजह क्या है। 24 फरवरी को पुतिन ने यूक्रेन पर हमले का ऑर्डर दिया, जिसके बाद से लगातार मौतों की खबरें आ रही हैं। वीडियोस, तस्वीरें और बहुत ही तबाही के अजीब अजीब से मंजर देखने को मिल रहे हैं। यकीनन ये बहुत अफसोस की बात है, मगर इसके ऊपर वेस्ट के जो लीडर्स हैं, उनकी जो मीडिया है, उनका जो रिस्पॉन्स आया है, उनका जो डबल स्टैंडर्ड है, उनकी जो दोहरी नीति है, उसको समझना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि ये बहुत शॉकिंग है। एक मुसलमान होने के नाते हमें सालों साल फिदाइन हमला, जो सुसाइड बॉम्बिंग है, उसके लिए बैशिंग किया जाता रहा है। मगर जब एक यूक्रेनियन फौजी ने रशियन आर्मी को रोकने के लिए खुद को ब्रिज के साथ बॉम्ब से उड़ा लिया, तो उसका जो ये अमल है, सेम मीडिया, जो मुसलमान अगर कोई अपने मुल्क के दिफा के लिए करता है तो उसको टेररिस्ट बताता था, सेम मीडिया इसको हीरो, फाइनल, इनक्रेडिबल एक्ट कह रहा है। तो ये समझना बेहद ज़रूरी है कि अगर कोई मुसलमान करता है तो टेररिस्ट, अगर कोई वाइट करे तो बिल्कुल सही है। या तो ये दोनों गलत होगा या दोनों सही होगा। Outside Ukraine's embassy in London, a steady stream of men come to find out how they can join up to fight. You can send email, a letter for this address, and he contact with you and said what you must. And you're prepared to go to Ukraine and fight? Yeah, I can get on the flight tomorrow. And if you don't mind me asking, how old are you? I'm 60. ये लोग यूक्रेन जाकर रूस के खिलाफ लड़ना चाहते हैं। इतना ही नहीं, यूके और यूएसए के जो स्पेशल फोर्स के वेटरन्स हैं, वो भी यूक्रेन जाकर लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। और सुने, यूके के जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं, वो कहती हैं कि अगर लोग यूक्रेन जाना चाहते हैं और लड़ना चाहते हैं तो उन्हें वो कोई माइंड नहीं करेंगे। हालांकि यूके के कानून के हिसाब से जिस मुल्क से उस दूसरे मुल्क के बीच अमन है, तो इनके अगर मुल्क का कोई शहरी वहां जाकर के लड़ता है तो उसको क्रिमिनल माना जाएगा। I thought it'd be important to caution people against that because of the provision of UK criminal law prohibiting that, really. तो ये अचानक रूल कैसे चेंज हो गया, या ये कह सकते हैं कि ये खुद से अपना रूल खुद ही तोड़ रही हैं। आपको मशहूर फुटबॉलर मेसित ओजिल याद होगा, जब उसने यूगर के मुसलमानों पर हो रहे जुल्म के ऊपर बात की तो उससे बहुत सारी स्पॉन्सरशिप छीन ली गई। खुद उससे उसका क्लब जो अर्सेनल है, उसने उसको डिस्कार्ड कर दिया। इतना ही नहीं, सेल्टिक क्लब जो है, उसके फैन ने जब फिलिस्तीन के ऊपर हो रहे जुल्म के ऊपर सॉलिडारिटी दिखाई तो यूईएफए और मीडिया ने उसकी बहुत ज़्यादा मजम्मत की, उसको कंडेम किया और उसको क्रिटिसाइज किया। और तो और यूईएफए ने सेल्टिक क्लब को फाइन भी किया था। क्यों? क्योंकि वो फिलिस्तीन की तरफ जो है सॉलिडारिटी दिखा रहे थे। मगर जब बोडो गिल्म के फैंस ने यूक्रेन के लिए सॉलिडारिटी दिखाई तो ये जो यूईएफए है और फीफा है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्पोर्ट्स में भी दोहरा रवैया है, ये हमें समझना बेहद जरूरी है। जेंडर इक्वालिटी, वेस्ट औरतों का मर्दों की बराबरी और जेंडर इक्वालिटी का हमेशा से बहुत बड़ा वकील रहा है। मगर जब यूक्रेन ने 18 से 60 साल के मर्दों को फोर्सफुली लड़ने और मुल्क न छोड़ने का हुक्म दिया और औरतों से कहा कि आप जा सकती हैं, मुल्क छोड़ सकती हैं, तो वेस्ट बिल्कुल खामोश है। ये कितना गलत है, फेमिनिस्टों का हक मारा जा रहा है। Feminism literally just means you believe in equality of the sexes. और मजे की चीज यह है कि फेमिनिस्ट भी बिल्कुल खामोश है। मैंने अब तक कोई प्रोटेस्ट नहीं देखा है कि फेमिनिस्ट कहें कि नहीं नहीं, हम जाकर के जो है फर्स्ट सफ में जाकर के मर्दों के साथ यूक्रेन की दिफा में लड़ेंगे। ऐसा नहीं हो रहा है, ना कोई अपील हुआ है, ना कोई कैंडल मार्च हुआ है। It's really sad that we have to face this, and they prefer their pets, their animals, even before a black man or a black woman. So it's really sad. I'm really traumatized. First of all, I really understand women first, then children first, then men, but not animals, not pets before human. आपको ये जान करके हैरानी होगी कि इस जंग के दौरान यूक्रेन में एशियन और अफ्रीकन स्टूडेंट्स जो हैं, उनको बहुत ज़्यादा रेसिज्म का निशाना बनाया गया है और उनके साथ काफ़ी ज़्यादा बदतमीज़ी की गई है। एक नाइजेरियन स्टूडेंट बीबीसी से कहती हैं कि अगर आप ब्लैक हैं तो आपको पैदल चलना होगा। मतलब ज़बरदस्ती बसों से, ट्रेनों से धक्का मार के निकाला गया है। ये कितनी अफसोस की बात है। यहाँ पे ब्लैक लाइफ मैटर का क्या हो गया? क्या वो सिर्फ वीडियोज़ और फोटोज़ के लिए था? नहीं, ये इनका दोहरा रवैया है जिसे हमें समझना है। और आगे सुने, ऐसी भी खबरें आई हैं कि मिडिल ईस्ट के जो स्टूडेंट्स हैं, उनको जबरदस्ती बसों से उतार करके पैदल चलने के लिए मजबूर किया गया। खैर, वो तो मुसलमान हैं और मुसलमानों को तो ये आदमी समझते ही नहीं है। I'm sorry, it's very emotional for me because I see European people with blue eyes and blonde hair being killed, children being killed every day with Putin's missiles.
and his helicopters and his rockets. ये डेविड स्कावेज फॉर्मर यूक्रेनियन हैं जो अब जॉर्जिया में पॉलिटिशियन हैं। उनको यूरोपियन पीपल का पुतिन के मिसाइल से मरने का बहुत अफसोस है, होना भी चाहिए, मगर यह समझना बेहद जरूरी है कि जब इराक और सीरिया में पुतिन के मिसाइल से मुसलमान मरते हैं तो इनको कोई अफसोस नहीं होता है और ये घर पे आराम से बैठकर कॉफी पीते हैं। But this isn't a place, with all due respect, like Iraq or Afghanistan, that has seen conflict raging for decades. This is a relatively civilized, relatively European, I have to choose those words carefully too. ये CBS न्यूज़ के चार्ली डिगाटा हैं। वो अपने अंदर के रेसिज्म माइंड को छुपाते हुए कहते हैं कि ये जो बॉम्बिंग है कोई इराक और अफगानिस्तान जैसे अनसिविलाइज्ड कंट्री में नहीं बल्कि यूक्रेन में हो रहा है। मतलब ये है कि इराक और अफगानिस्तान में जो कत्लेआम हुआ है वो जस्टिफाइड है। क्यों? क्योंकि इराक और अफगानिस्तान अनसिविलाइज्ड कंट्री है। Just to put it bluntly, these are not refugees from Syria. These are refugees from neighboring Ukraine. I mean, that, quite frankly, is part of it. These are Christians, they're white, they're very similar to people who live in Poland. ये NBS न्यूज़ के कॉली कौबिल्ला हैं। ये और ज़रा क्लियर और ब्लंट होकर के कहती हैं कि ये कोई सीरिया के रिफ्यूजी नहीं, ये क्रिश्चियंस हैं, ये वाइट हैं और पोलैंड में रहने वाले लोगों से बहुत ज़्यादा सिमिलर है। मतलब ये है कि उनके नज़दीक सीरिया के मुसलमान और जो नॉन वाइट इंसान हैं वो इंसान कहलाने के लायक नहीं है और उनको हक नहीं है कि वो सुकून से जी सकें। Now the unthinkable has happened to them. And this is not a developing third world nation. This is Europe. ये ब्रिटेन टीवी की लोसी वॉटसन है। ये अपने रेसिज्म को खूबसूरत लफ्ज़ों में छुपा करके कहती हैं कि ये कोई थर्ड वर्ल्ड नेशन में नहीं बल्कि यूरोप में है जहां ये वॉर और किलिंग हो रही है। अगेन, अगर ये किसी अफ्रीकन या एशियन मुस्लिम कंट्री में हो रहा होता तो उन्हें कोई ग्रह नहीं गुजरता, उन्हें कोई मसला नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो क्रिश्चियंस नहीं है, वो वाइट नहीं है और वो पोलैंड जैसा दिखने वाले नहीं हैं। Population. And as you're talking to us, Matthew, we're playing in the latest pictures of some of the refugees trying to get on trains or trying to get out of Ukraine. And what's compelling is just looking at them, the way they're dressed. These are prosperous, I'm loath to use the expression, these are prosperous middle-class people. These are not obviously refugees trying to get away from areas in the Middle East that are still in a big state of war. These are not people trying to get away from areas in North Africa. They look like any European family that you would live next door to. On voit bien ce qu'ils fuient et il n'est pas question de dire est-ce que vous êtes vraiment des réfugiés. On est au 21e siècle, on est dans une ville européenne et on a des tirs de missiles de croisière comme si on était en Irak ou en Afghanistan, vous imaginez. Ça sera sans doute une immigration de grande qualité en revanche. Ce seront des intellectuels. Parce que ce sont des Européens de culture, même si on n'est pas dans l'Union européenne, on est avec une population qui est très proche, très voisine. On ne parle pas là de Syriens qui fuient des bombardements du régime syrien soutenu par Vladimir Poutine. On parle d'Européens qui partent à leurs voitures, qui ressemblent à nos voitures. Il y a une différence entre les Ukrainiens qui, encore une fois, participent de notre espace civilisationnel avec des populations qui appartiennent à d'autres civilisations. On aura une immigration de grande qualité dont on pourra tirer profit. Nous ne sommes pas face à des migrants qui vont passer dans une logique d'immigration. ऐसी कई वीडियोस जो वेस्ट के गंदे और डर्टी माइंड को और उनके आइडिया ऑफ लिविंग को एक्सपोज करता है वो अब मीडिया में आ चुका है, जो ये साबित करता है कि वो अपने अलावा मुसलमानों को और ब्लैक पीपल को न इंसान समझते हैं न उन्हें कोई वैल्यू देते हैं। ये जंग असल में यूएन और इंटरनेशनल कम्युनिटी का फेलियर है। साथ ही ये जो जंग है ये लिबरल वर्ल्ड ऑर्डर की नाकामी को वाज़ेह करता है, जहां दुनिया के कुछ सो कॉल्ड सिविलाइज्ड और पावरफुल कंट्रीज अपने इंटरेस्ट के हिसाब से पॉलिसी बनाते हैं और दूसरे कंट्रीज को इन्वेड करते हैं। पूरी दुनिया के लिबरल और ह्यूमन राइट चैंपियन देश अफगानिस्तान और इराक पर हमला करके पूरा मुल्क तबाह कर देते हैं। 9.2 मिलियन लोग इराक में अपने घर से बेघर हो गए। 6 मिलियन लोग अफगानिस्तान में जो मुसलमान हैं, 6 मिलियन मुसलमान अफगानिस्तान के अपने घर से बेघर हुए। लाखों मुसलमान ज़िबा कर दिए गए, उनका कत्लेआम हुआ अफगानिस्तान में, इराक में, फ़लस्तीन में, यमन के अंदर। उसके अलावा बहुत सारी ऐसी कंट्रीज़ हैं, लेकिन ये जो ह्यूमन राइट के चैंपियन हैं उन लोगों के मरने पर बिल्कुल खामोश है, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, ज़रा भी बुरा नहीं लगता है। और ये जो जंग हो रही है यूक्रेन और रशिया की, इसमें हमें समझना बेहद ज़रूरी है कि ये दोनों कंट्रीज़ के हाथ मुसलमानों के खून से रंगे हुए हैं। रशिया ने चेचनिया, डाइजेस्तान, सीरिया में वो तबाही मचाई है कि हम सोच भी नहीं सकते हैं।
यूक्रेन ने इराक में अपनी आर्मी भेजी, जहां लाखों मासूम मुसलमानों को ज़िबह किया गया, कत्लेआम हुआ। इतना ही नहीं, फ़लस्तीनी मुसलमानों पर जब इजराइल जुल्म करता है तो यूक्रेन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली उसमें शामिल होता है और खुश होता है। तो जब हम ये जानते हैं कि ये लोग मुसलमानों के कातिल हैं और इस मुश्किल यानी जो जंग का जो माहौल है उसमें भी यूक्रेन ने अपना रेसिज्म दिखाया है और अपने आप को एक्सपोज किया है, तो हमें समझना होगा कि ऐसे में मुसलमानों का क्या रोल है और उनका क्या रिस्पॉन्स होना चाहिए। कुरान के अंदर अल्लाह ताला ने साफ तौर से दुश्मन के ताल्लुक से फरमाया है, चैप्टर नंबर 33 वर्स नंबर 9, या अय्युहल्लज़ीना आमनु ज़्कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम इज़ जाअतकुम जुनूदुन फ़अरसलना अलैहिम रिहन व जुनूदन लम तरौहा व कान अल्लाहु बिमा तामलून बसीरा। ग़ज़वा खंदक के मौके पर जब दुश्मनों की फ़ौज पर आंधी आई और वो टिक नहीं पाए तो मुसलमान बहुत खुश हुए और अल्लाह ने उस आंधी को मुसलमानों पर एहसान के तौर पर याद दिलाया। और अल्लाह के एहसान पर खुश होना और शुक्र अदा करना मुसलमानों पर वाजिब है। हमें ये एकदम साफ़ होना चाहिए और समझना चाहिए हमें इस बात को कि हमारे वैल्यूज़ और आइडियाज़ कुरान से आते हैं, कोई लिबरल वर्ल्ड से नहीं आते हैं। लिबरल्स की तरह नहीं कि उनके मफाद के हिसाब से वो अपना उसूल और कानून बदल लें। हमारा काम यह है कि जो लिबरल्स हैं, जो वेस्ट है, उनका जो हिपोक्रेटिक माइंड है, वो मुसलमानों के खिलाफ जो उनकी नफरत है उसको एक्सपोज करते रहें। वीडियो अगर पसंद आई हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कमेंट में ज़रूर बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा।